हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग एथिक्स के लेक्चर सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने डायमेंशंस ऑफ एथिक्स को देख लिया। एथिक्स होता क्या है उसे भी जाना एंड आज हम अप्लाइड एथिक्स के एग्जाम्पल को देखेंगे कि ये जो हमने इथिकल प्रिंसिपल भर भर कर पढ़ी हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई होंगी, कैसे अप्लाई होंगी और क्या चैलेंजेस है एथिक्स की उसे भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपका नॉर्मेटिव एथिक्स है जो कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है कि अगर कोई इश्यू या डिलेमा आती है तो उस इश्यू को कौन से टूल के माध्यम से हम हैंडल कर सकते हैं, कुछ अप्रोचेज टू डील विद द एथिकल डिलेमा उसके बारे में भी जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेनटोलॉजी क्या कहता है, इसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंसिक्वेंशियलिज्म इसके नेगेटिव क्या है, वर्चुअल एथिक्स ये भी हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो हम अप्लाइड एथिक्स के कुछ एग्जांपल्स डिस्कशन करेंगे। जब हम बात करते हैं अप्लाइड एथिक्स की, क्या होता है ये अप्लाइड एथिक्स? जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स वैल्यूज हमने पढ़ी हैं जब उसको हम रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम अप्लाइड एथिक्स कर रहे हैं, यानी कि जो एथिक्स है उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में ये एथिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकती हैं, चाहे वो प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ हो, किसी भी प्रोफेशंस हो या फिर हेल्थ, टेक्नोलॉजी, लॉ, लीडरशिप, इन जगहों पर हम एथिकल वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे डायमेंशन है हमने देखे। फॉर एग्जांपल ये जो आपका बायो एथिक्स है, बायो एथिक्स कहां पर अप्लाई होगा? जब हम बात करते हैं बायो एथिक्स की तो आपको ही पता है आजकल बायोलॉजी, मेडिसिन इन सब में कितनी ज्यादा एडवांसेस हो रही हैं। सरोगेसी, एबॉर्शन, यूथेनेशिया ये सब जैसे जो मैटर है वो काफी ज्यादा अपब्रिंग हो रहे हैं एंड इसके साथ साथ एथिकल डिलेमास भी निकल कर आती हैं। तो बायो एथिक्स जो है वो आपका इन्हीं एथिक्स या एथिकल इश्यूज को डील करता है। फॉर एग्जांपल सरोगेसी, सरोगेसी में क्या होता है आपका कि एक सरोगेट मदर होंगी जो बच्चे पैदा करेंगी दूसरे पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पर एक एथिकल डिलेमा आता है कि जो सरोगेट मदर है जो बच्चे पैदा करेंगी उनका भी तो एक मोह माया होगा उस बच्चे के प्रति, तो उसके इंटरेस्ट का क्या। एंड एबॉर्शन, तो एबॉर्शन करना उचित है या अनुचित है, डिफरेंट सिनेरियोज में क्या डायलेमास निकल कर आती हैं। तो ये सब जो भी इश्यूज निकल कर आती हैं उसको हम बायो एथिक्स के कैटेगरी में रखते हैं। अलॉन्ग विथ ये भी आपको याद रखना है राइट टू रिफ्यूज मेडिकल केयर। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहें तो फिर फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है जो कभी नहीं चाहता कि मेडिकल केयर हम ले, यानी कि हो सकता है उसका रिलीजन या उसका कल्चर ऐसा हो जिसमें मेडिकल केयर न लेने की बात कही जा रही हो। तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति अनकॉन्शियस है, परेशान है एंड उसको हेल्थ केयर की जरूरत है, तो क्या डॉक्टर्स को, क्या दूसरे व्यक्ति को वो मेडिकल केयर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्या लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चर से या रिलीजन से? तो ये सब डिलेमास भी आपके बायोएथिक्स में आ जाएंगे। एंड इतना ही नहीं, ये जो बायोएथिक्स का स्कोप है आपको ये पता है वो एक्सपेंड होता जा रहा है। कैसे? बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग भी बहुत सारे एथिकल इश्यूज को लेकर आता है। फॉर एग्जांपल एक एथिकल इश्यूज ये बोली जाती है कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, एज वेल एज एस्ट्रोएथिक्स कह लो, जो लाइफ है स्पेस में उससे रिलेटेड भी जो एथिकल इश्यूज आएंगी वो सब आपका बायोएथिक्स में डील होता है। तो होप बायोएथिक्स के बारे में आपने समझा होगा। अब बात करते हैं बिजनेस एथिक्स।
अब आप हमें बताओ बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या हुआ। जब एथिकल प्रिंसिपल्स बिजनेसेस में लगाई जाती हैं तो हम उसको बिजनेस एथिक्स कहेंगे। बिजनेसेस में भी एथिक्स की जरूरत है, नहीं तो पता चला कोई व्यक्ति जो एम्प्लॉय है और पता चला कि वो ऑनेस्टली काम नहीं कर रहा है तो पूरी की पूरी कंपनी डूब जाएंगी, है ना। तो जो भी बिजनेस पॉलिसीज कंपनी लेकर आती हैं या फिर वो जो प्रैक्टिसेस अपनाते हैं उसमें भी एथिकल वैल्यूज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बिजनेस एथिक्स न रहे किसी कंपनी में तो डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब की समस्याएं आ जाएंगी। लेकिन अगर बिजनेस एथिक्स रहता है कंपनी में तो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिमूवल ऑफ इनइक्वलिटी ये सब चीजें हो सकती हैं। तो दैट्स वाई कहा जाता है कि बिजनेस एथिक्स होना क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, ये जो आपके पैनामा एंड पेंडोरा पेपर्स लीक हुए थे जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक फिगर्स के नाम आए थे जिन्होंने ऑफशोर शेल कंपनीज क्रिएट किया था और जो भी पैसे हैं उन्होंने सेफ गार्ड किए थे टैक्स हेवन नेशन में। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। बिजनेस एथिक्स के खिलाफ इसलिए है क्योंकि जो पैसे गवर्नमेंट को जाने चाहिए थे सो दैट गवर्नमेंट उचित खर्च करे, पॉवर्टी रिमूव करे, इक्वलिटी लेकर आए, वो सब जो सपने हैं वो तो ना पूरे हो सके, लेकिन जो बिजनेसेस के पर्सनल इंटरेस्ट है वो पूरे हुए। तो दैट्स वाई बिजनेस एथिक्स जरूरी है, नहीं तो ये फिर हैम्पर करती है देश के ग्रोथ को, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को। तो ये सब बिजनेस एथिक्स के कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट इज योर एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स का कंसेप्ट तभी निकल कर आएगा जब हम एनवायरमेंट को एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द ह्यूमन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। सो एनवायरमेंटल एथिक्स डील करता है जो भी एथिकल प्रॉब्लम्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर आ रही हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे व्यक्ति या फिर यूं कह सकते हो गवर्नमेंट ऐसे होंगे जो मानेंगे कि नहीं भाई साहब एनवायरमेंटल केयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन बेनिफिट ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके कारण वो भर भर के एनवायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो फिर ये डिलेमा निकल कर आएंगी और उसके कारण आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं निकल कर आ रही है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी का लॉस का हो, क्लाइमेट चेंज का हो। दैट्स व्हाई एनवायरमेंटल एथिक्स भी जरूरी है, बिकॉज एनवायरमेंटल एथिक्स नहीं होगा तो एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन नहीं हो सकेगा। व्यक्ति, कंपनी, गवर्नमेंट एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज के करेंगे एंड फिर जाके जो आपका मदर अर्थ है वो रिवैम्प नहीं कर सकेंगी। दैट्स व्हाई एनवायरमेंटल एथिक्स हमें गाइड करती है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, कंजर्वेशन हो बायोडाइवर्सिटी का, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस हो व्यक्ति का एज वेल एज अदर स्पीसीज सो दैट ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सके एंड जो एनिमल्स हैं उनको नॉन हार्म पहुंचाया जाए, यानी कि हार्म न पहुंचाया जाए एनिमल्स को। ये सब आपके एनवायरमेंटल एथिक्स में आएंगे। आप सोच के देखो अगर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई व्यक्ति जिनके अंदर एनवायरमेंटल एथिक्स के प्रिंसिपल निहित नहीं है तो फिर वो इन्वायरमेंट को केयर ही नहीं कर सकेगा, किसी भी एनिमल को कभी नहीं केयर कर सकेगा, बायोडाइवर्सिटी का केयर नहीं कर सकेगा, और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल अर्थ पर क्या हो सकता है। ये हो गया आपका एनवायरमेंटल एथिक्स। नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल एथिक्स। तो इंटरनेशनल एथिक्स में क्या होता है, जब हम एथिकल वैल्यूज एंड एथिकल प्रिंसिपल इंटरनेशनल रिलेशंस में अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बार बार कहते हैं कि हर देश को जो सॉवरेनिटी है वो मेंटेन करके रखनी चाहिए, दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में नहीं घुसपैठ करनी चाहिए देशों को। तो ये सब इंटरनेशनल एथिक्स के प्रिंसिपल है सो दैट कंफ्लिक्ट मिनिमाइज हो सके, पीस स्थापित हो सके। अलोंग विथ व्हाट,
कभी कभी आप भी देखते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म का मैटर है, क्लाइमेट चेंज का मैटर है, उन सब को रेज किया जाता है। क्यों रेज किया जाता है? बिकॉज अगर इन सब की समस्या डील नहीं होंगी तो फिर ये हर देश को प्रभावित करेगा, पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। दैट्स वाई जो भी मेजर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है उसको रिजोल्व किया जाता है। इंटरनेशनल एथिक्स उसको रिजोल्व करने में मदद करती है। एंड एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि ये जो आपका क्राइसिस हुआ अराउंड द वर्ल्ड, लाइक सीरियन कन्फ्लिक्ट, यमन, कॉन्गो, म्यांमार, यहाँ सब क्राइसिस में क्या निकल कर आई कि जो ह्यूमन राइट्स का है वायलेशन हुआ। अब जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, लोगों की लाइवलीहुड चली गई, तो बहुत सारे देशों ने आवाज उठाई कि भाई साहब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करो, है ना। तो वर्ल्ड में पीस, स्टेबिलिटी, किसी कंट्री का डोमिनेंस, इन सब को हावी होने से रोकने के लिए भी हमें इंटरनेशनल एथिक्स मदद करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख सकते हो आप 2019 में ये एस्टिमेट किया गया था कि जो चाइनीज अथॉरिटी है उन्होंने लगभग 1.5 मिलियन पीपल को डिटेन किए, मोस्टली उइगर्स। उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पांस आया बहुत सारे देशों का, यूरोप का, यूएसए का, है ना, कि भाई साहब ये जो इंटरनेशनल वायलेशन कर रहे हो आप, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो, इसको बंद करो। तब जाके मामला कुछ शांत हुआ। तो जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तो एक समस्या जो कल दूसरे देश में हो रही है वो समस्या हमारे देश में हो सकती है, तो ये इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए इंटरनेशनल एथिक्स के। उसके बाद मीडिया एथिक्स। अब मीडिया एथिक्स मतलब क्या हुआ कि ये जो मीडिया है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जानकारियां देती है, इनमें भी एथिकल वैल्यूज होना जरूरी है। अदरवाइज मोनोपोली, प्रिजुडाइज माइंडसेट वाला इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आपके विचारधारा को प्रभावित करेगा। मीडिया का क्या काम है कि वो जो है इंफॉर्मेशन जो रियल है वो आपके पास पहुंचाए, अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन पहुंचाए। लेकिन वही इंफॉर्मेशन जब बाइज्ड हो जाए और आपके पास पहुंचाई जा रही होगी तो आप एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन, अनबाइज्ड ओपिनियन नहीं बना सकोगे एंड उसके कारण सोसाइटी का डिग्रेडेशन होगा डेफिनेटली। एंड मीडिया एथिक्स अगर मौजूद है, यानी कि मीडिया में एथिकल प्रिंसिपल्स अगर मौजूद है तो मोनोपोली प्रिवेंट हो सकेगी इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन को लेकर। ठीक है, बहुत सारे मीडिया चैनल्स आएंगे और वो जो है डिफरेंट रियलिटी को एक्सपोज करेंगे, मल्टीपल जो इश्यूज हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा, है ना। तो मीडिया एथिक्स क्या करती है? मोनोपोली को प्रिवेंट करेगी ओवर द इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन। प्लुरलिज्म को प्रमोट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म ग्लॉस ओवर द मीडिया कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल जो अथॉरिटेरियन रिजीम होते हैं वहां पर प्लुरलिज्म कहाँ प्रमोट होते हैं? वहां पर जो गवर्नमेंट बोलेगा कि ये पब्लिश करना है तो यही पब्लिश होगा, ये नहीं पब्लिश करना है तो नहीं पब्लिश होगा। तो मीडिया एथिक्स कहीं ना कहीं ऑथोरिटेरियन रिजीम में कमजोर होता है। ठीक है, और मीडिया एथिक्स में ऑब्जेक्टिविटी होनी जरूरी है। ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो कोई भी इश्यू है उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हमें वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स प्रोवाइड कर देनी है। बाकी जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, वो जज करे इंडिपेंडेंटली कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है, और एम्पावर करे ऑडियंस को टू फॉर्मुलेट देयर ओन जजमेंट एंड ट्रूथफुलनेस की जो मात्रा है रिपोर्टिंग में वो बढ़ाई जाए। पता चला कि गलत रिपोर्टिंग करके जो टीआरपी बटोरना है ना, लोगों को गुमराह करना, तो ये सब मीडिया एथिक्स के खिलाफ है। एंड एग्जाम्पल भी है ये जो हाल ही में टीआरपी स्कैंडल वाला इश्यू नजर आया था, जिसके तहत जो कुछ मीडिया या टीवी चैनल्स है टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इलीगल या अनएथिकल प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है मीडिया एथिक्स कितना जरूरी है। उसी प्रकार से डिजिटल मीडिया एथिक्स
में भी आपको एथिकल प्रिंसिपल्स की जरूरत होगी, क्योंकि आज के समय में डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसको रेगुलेट करना दिक्कत तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इससे बहुत सारे एथिकल प्रॉब्लम्स एंड एथिकल इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल फेसबुक है। अब फेसबुक पर कोई व्यक्ति है जिसके साथ झगड़ा हुआ, लेट्स से कि एक मैन है एक वोमेन है, कुछ बात पर बकझक हुई और इस वोमेन ने मैन को एक्सपोज कर दिया फेसबुक पर कि ये इलीगल व्यवहार करता है, सही व्यवहार नहीं करता है। पूरा जो नेशन है वो इस व्यक्ति के खिलाफ हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर उसका बाद में कैरियर, उसका जो बिहेवियर सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो वही बोला जाता है डिजिटल मीडिया एथिक्स में भी होना जरूरी है, बिकॉज हमें दूसरे की डिग्निटी को भी मेंटेन करने की जरूरत होनी चाहिए। तो यस, याद रखना है आपको, जो डिजिटल मीडिया एथिक्स है वो आपके एथिकल प्रॉब्लम्स, एथिकल इश्यूज, जो भी डिजिटल न्यूज मीडिया से निकल कर आ रहे हैं उसको ये डील करेगा, है ना। क्या क्या इश्यूज निकल कर आ रही हैं आजकल, जो फेक न्यूज, र्यूमर्स है, डीप फेक है, ये सब डिजिटल मीडिया के आउटकम है। अब इनको डील करना है तो भाई साहब डिजिटल मीडिया एथिक्स होनी जरूरी है, सो दैट कोई भी व्यक्ति वो प्राइवेसी को वायलेट ना करे एंड फेक न्यूज को प्रमोट ना करे, र्यूमर्स को प्रमोट ना करे। डीप फेक मतलब जानते हो कि किसी व्यक्ति का वीडियो है, अब उसमें है तो दूसरे व्यक्ति का चेहरा, लेकिन कोई जो बदमाश है वो क्या कर रहा है, उस चेहरे को बदलकर दूसरे चेहरे उसमें एडिट करके लगा दे रहा है और उसके बाद उसको ब्लैकमेलिंग किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। तो ये सब हुए डीप फेक के एग्जांपल, ठीक है। एंड वी हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आप समझ सकते हो कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझते हो, रॉबोट्स को जब थिंकिंग, एक्टिंग करने की इंडिपेंडेंसी दे दी जाती है कि वो भी इंडिपेंडेंट होकर सोच सके, एक्ट कर सके, तो वो हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड आप ही सोचो, जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट ब्रॉडर लेवल पर आ जाएगा पूरे विश्व भर में, तो उसके कारण क्या क्या एथिकल कंसर्न्स आ सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजुडिसेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कोई डिवाइस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस जो चाइना से निकल कर आई है, चाइना से बनकर आई है। अब हो सकता है चाइनीज ने कुछ अपने प्रेजुडिसेस इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में फिट कर दिए हो और अल्टीमेटली वो क्या करेगा कि अपने कल्चर एंड अपनी विचारधाराओं को प्रमोट करने का प्रयास करेगा, तो ये फेयरनेस के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक इश्यू तो ये निकल कर आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कि प्रेजुडिसेस इंसर्ट किए जा सकते हैं एज पर द कल्चर ऑफ द डेवलपर नेशन। एग्जाम्पल के तौर पर ये भी आप देख सकते हो, मैनी स्टडीज रिवील्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पीपल के अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, वोमेन, अदर माइनॉरिटीज, इवन इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस। तो ये सब तो सही नहीं है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन इटसेल्फ इज नॉट अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, वोमेन। लेकिन अगर ये इन आर्टिफिशियल लेवल पर इंसर्ट किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल पर इंसर्ट किया जा रहा है, तो फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी के अपग्रेडेशन में नहीं बल्कि डिग्रेडेशन में प्रमोट करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि कुछ एथिकल गाइडलाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यूरोपियन कमीशन ने इश्यू किया कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस बनाई जा रही हैं तो उस दौरान किन किन बातों पर ध्यान रखनी चाहिए, सो दैट ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी में इक्वलिटी, डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए हो, ना कि इन सब प्रिंसिपल को तोड़ने के लिए हो। तो एक तो एथिकल गाइडलाइंस ये कहता है ह्यूमन एजेंसी एंड ओवरसाइट, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो भी हो
वो इनेबलर के रूप में काम करे, डेमोक्रेसी को प्रमोट करे, इक्विटेबल सोसाइटी, फ्लोरिशिंग सोसाइटी को प्रमोट करे, फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करे, एंड इतना ही नहीं, ह्यूमन ओवरसाइट यानी कि ह्यूमन की निगरानी जैसा प्रोविजन भी उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में हो कि जरूरत पड़ने पर ह्यूमन ओवरसाइट भी किया जा सके उन डिवाइसेस का। दूसरा है आपका टेक्निकल रोबस्टनेस एंड सेफ्टी, यानी कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस बनाई जा रही हैं उसमें सेफ्टी जरूरी होनी है, रिजाइलेंट एंड सिक्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होना जरूरी है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन या फिर उस डिवाइस को हैक करके किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर करेगा इसका। नेक्स्ट इज योर प्राइवेसी एंड डाटा गवर्नेंस। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और आपको ही पता है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक प्रकार से डिजिटल सिस्टम पर ऑपरेट करता है, डिजिटल डाटा पर ऑपरेट करता है, तो प्राइवेसी एंड डाटा गवर्नेंस का भी इश्यू आ सकता है। तो कहा जाता है कि जो भी डेवलपर है उनको प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन का तो रेस्पेक्ट करना ही चाहिए, एंड एडिक्वेट डाटा गवर्नेंस मैकेनिज्म हो सो दैट जो डाटा है वो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना पहुंच जाए एंड उसके कारण कोई खतरा ना निकल कर आए। तो इसका मतलब क्या है, लेजिटिमेट एक्सेस हो डाटा का, इसको इंश्योर किया जाए, है ना, इलीगल पर्सन के हाथों में डाटा ना लग जाए। एंड नेक्स्ट इज योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हुआ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी पर फोकस्ड होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में। जो भी डाटा वो गैदर कर रहा है तो ये पता तो रहे कि वो गलत डाटा गैदर कर रहा है या सही डाटा गैदर कर रहा है, जिस आधार पर वो अपनी ओपिनियन वो बनाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी की भी बात कही जा रही है। साथ ही साथ डाइवर्सिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयरनेस जैसे प्रिंसिपल होने चाहिए, यानी कि कोई भी डेवलपर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस बना रहा है वो ये इंश्योर करे कि उसके अंदर ऐसी बातें लर्निंग सिस्टम ना डेवलप हो जो बायसनेस को प्रमोट करे, प्रेजुडाइसेस को प्रमोट करे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई देश है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस बनाई, कोई कंपनी है जिसने ये बनाई, अब पता चला कि उसके अंतर्गत ये फिट किया जा रहा है कि भाई साहब जो वुमेन है उनको इंफीरियर ट्रीट करना, या फिर जो दूसरे देश से लोग आएंगे तो फिर उनको इंफीरियर ट्रीट करना, ऐसे कुछ करके जो प्रेजुडाइसेस हैं वो भरे जा सकते हैं, है ना। तो अनफेयर बायसनेस को अवॉइड किया जाए, एक्सेसिबिलिटी इनकैम्पस किए जाए, यूनिवर्सल डिजाइन हो, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन हो सके थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, अपार्ट फ्रॉम इंक्लूडिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। बिकॉज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन नहीं होगा तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है मान के चलिए प्रेजुडाइज्ड होगा, है ना, सर्टेन इंफॉर्मेशन पर ये वर्क करेगा जो प्रोवाइड की जाएंगी किसी पार्टिकुलर नेशन या फिर कंपनी के द्वारा। एंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो सोसाइटियल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग के अकॉर्डेंस हो, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसी हो जो सारे ह्यूमन बींग्स को प्रमोट करे, बेनिफिट करे, फ्यूचर जनरेशन को बेनिफिट करे। दैट्स व्हाई ये जो आपका डिवाइस होनी चाहिए ये सस्टेनेबल होनी चाहिए और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करने की जरूरत ही होनी चाहिए, बिकॉज इन सब डिवाइसेस की अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तो अगर ये गलती कर बैठा है तो फिर किसका कसूर होगा, इसको फाइंड आउट तो करना जरूरी है। तो अकाउंटेबिलिटी भी होनी जरूरी है, बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्लोजली लिंक्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। अकाउंटेबिलिटी नहीं तो फिर फेयरनेस कहां से। सो ये हमने कुछ एथिकल गाइडलाइंस देखे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूरोपियन कमीशन के तरफ से इश्यू की गई थी। ये आप ओवरऑल यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड
कुछ इश्यू निकल कर आती हैं, कुछ कंसर्न्स निकल कर आती है, तो इस कंसर्न्स को अगर खत्म करना है तो हमें ये सब प्रोविजन करनी चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन एजेंसी और ओवरसाइट पर फोकस करे, टेक्निकल रोबस्टनेस एंड सेफ्टी होनी चाहिए, प्राइवेसी एंड डाटा गवर्नेंस को बेसिकली प्रोटेक्ट करे, ट्रांसपेरेंसी हो, डाइवर्सिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फेयरनेस, अनबायसनेस ये सब हो, सोसाइटियल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग हो, अकाउंटेबिलिटी हो। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहेंगे नॉर्मेटिव एथिक्स थ्योरीज, और इन थ्योरीज को आप अच्छे से समझ लेना बिकॉज यही थ्योरीज आपको केस स्टडी सोल्व करवाने में मदद करेगी। तो हमने बताया था नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो सर्टेन थ्योरीज पेश करता है कि अगर कोई एथिकल डिलेमाज या एथिकल इश्यूज आ रही है तो उस एथिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, उस डिलेमाज को सॉल्व करने के लिए आप कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करोगे। एक तो है आपका यूटिलिटेरियनिज्म, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। दूसरा उसकी हम लिमिटेशंस को भी देखेंगे कि हर जगह ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म काम नहीं करती। दूसरा आपका डेनोटोलॉजी, ये भी हर जगह काम नहीं करती तो इसका भी लिमिटेशन होगा। तीसरा आपका वर्चुअल एथिक्स, ये भी हर जगह काम नहीं करती तो इसका भी लिमिटेशन होगा। चौथा है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेंट्स मतलब ये जो एथिक्स है, ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स है, ये हम कहाँ से सीखते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चार जो प्रिंसिपल है उसको हम देखते हैं जो एथिकल केस स्टडीज को सॉल्व करने में भी मदद आएंगी। सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ये जो यूटिलिटेरियनिज्म वाली प्रिंसिपल है ये साफ साफ कहती है कि कोई भी जो एक्शन है जो आप करोगे जब भी आप कोई एथिकल डिलेमा फेस कर रहे हो वो सही होगा या गलत, वो डिपेंड करेगा कि आउटकम क्या हो रहा है। अगर आउटकम सही है तो फिर वो एक्शन भी आपका सही होगा, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन कंसिक्वेंशियलिज्म। कंसिक्वेंशियलिज्म इज व्हाट? आउटकम। ये आउटकम ओरिएंटेड थ्योरी है कि इफ एट लास्ट आपका एक्शन 1000 लोगों को खुशी दे रहा है, चाहे 4 लोगों की खुशी कुर्बान हो रही होगी तो वो एक्शन आपका सही है। ठीक है, तो यूटिलिटेरियनिज्म इज एन एथिकल थ्योरी जो डिटरमाइन करती है कोई भी एक्शन को सही है या गलत है बाय फोकसिंग ऑन द आउटकम। ठीक है, एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ कंसिक्वेंशियलिज्म, मैंने आपको बताया। तो यूटिलिटेरियनिज्म के अनुसार कोई भी एथिकल चॉइस ली जाएंगी वो सही होंगी अगर वो ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स को प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल अच्छे समझ लेना। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट है, अब टेररिस्ट है, अब उस टेररिस्ट को हमने डेथ सेंटेंस दिया तो फिर हम कैसे इसके एथिकल डायमेंशन को जज करेंगे। टेररिस्ट को जो हमने डेथ सेंटेंस दिया, अगर हम उसे डेथ सेंटेंस नहीं देते, वो सजा काट लेता और वो खुला फिर से छूट मिल जाता उसको, एंड हो सकता था कि फिर से वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करे और फिर से कहीं पर बॉम्ब अटैक कर दे और इसके कारण सोसाइटी का नुकसान, इनोसेंट पीपल का नुकसान, ये सब हो सकती थे। तो एट लास्ट आप देख सकते हो कि इनको डेथ सेंटेंस देने में ज्यादा भलाई है, इसीलिए ये एग्जाम्पल है आपका यूटिलिटेरियनिज्म का, है ना। अदरवाइज किलिंग अदर पर्सन इज कंसिडर एथिकल। अगर हम देखें तो किसी दूसरे व्यक्ति को मारना, जान लेना अनएथिकल होता है, सारे रिलीजन में ये बात कहती है, एंड हम लोग इसको बार बार सीखते हैं फैमिली में, स्कूल में, हर जगह कि भाई साहब किसी को मारना, नुकसान पहुंचाना गलत होता है। लेकिन अगर हम यूटिलिटेरियन थ्योरी के अनुसार जाएं, इस थ्योरी के अनुसार जाएं, तो टेररिस्ट को मारना भाई साहब एथिकल एक्ट होगा। अदरवाइज ये जो है बहुत सारे इनोसेंट पीपल या उनके लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता था एंड पीस को डिस्टर्ब कर सकता था एंड देश के विकास में भी ये नुकसान या बाधा डाल सकता था। इसीलिए हमने देखा कि मैक्सिमम बेनिफिट यही है कि इसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाए, इसलिए डेथ सेंटेंस टेररिस्ट को दे दी जाती है।
बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं बार बार जो लेता हूं वो ये कि लेट से कि आप एक बेसिकली गाड़ी चला रहे हो एंड 5 व्यक्ति और एक तरफ 2 व्यक्ति आपके सामने हैं एंड आपका ब्रेक फेल है, तो क्या आप 5 व्यक्ति को धक्का मारोगे या फिर 2 व्यक्ति को धक्का मारोगे? तो आप प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरिज्म पर फोकस करोगे कि नहीं भाई साहब हम 2 व्यक्ति को धक्का मार सकते हैं बिकॉज इससे 5 व्यक्ति का जीवन बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम हैप्पीनेस यही होगी कि आप ग्रेटेस्ट गुड करो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को। तो ये है आपका यूटिलिटेरियनिज्म, लेकिन इसके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि हम जो हैप्पीनेस मेजर करेंगे वो कैसे इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं? क्या हैप्पीनेस को क्वांटिफाई करते हैं? क्या कोई आपने टूल सुना है कि हैप्पीनेस को हम क्वांटिफाई करेंगे कि किसी व्यक्ति का हैप्पीनेस 5 किलो है 10 किलो है? ये तो कभी नहीं कर सकते। तो यस, इट इज इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई, कंपेयर और मेजर हैप्पीनेस और वेलबींग। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया गाड़ी वाला जो धक्के मारेगा, हो सकता है ये जो 5 व्यक्ति हो ये टेररिस्ट हो एंड ये जो 2 मासूम व्यक्ति हैं ये देश की भलाई के लिए काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपने इनको ठोकर मारा, 5 वाले को बचा लिया। तो यहां पर यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल फेल हो जा रही है। ठीक है, इट इज ऑल बिकॉज हैप्पीनेस मेजर या क्वांटिफिकेशन नहीं किया जाता है ना। तो इट इज इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई, कंपेयर और मेजर हैप्पीनेस और वेलबींग। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म आपको याद रखना है कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज को इग्नोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी है जहां पर LGBT जो कम्युनिटीज हैं उसको प्रमोट नहीं किया जाता, उसके खिलाफ सोसाइटी ऑपरेट करती है। अब अगर कोई कानून लाया जाएगा LGBT के लिए तो जाहिर सी बात है अगर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के अनुसार जाएंगे तो वो जो कानून हो वो LGBT कम्युनिटी के खिलाफ होगा, बिकॉज ये मेजोरिटी के वेलफेयर को बेनिफिट करता है, मेजोरिटी के वेलफेयर को प्रमोट करता है, माइनॉरिटी के वेलफेयर को तो प्रमोट नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई यूटिलिटेरियनिज्म वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज को इग्नोर करता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, ये याद रखना है। इट इग्नोर्स द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। एंड वही मैंने बताया कि अगर कोई पार्टिकुलर एक्ट जो किसी कॉमन पीपल के इंटरेस्ट में है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो एक्ट का समर्थन करती है, लेकिन वही एक्ट ट्रांसजेंडर के राइट को इम्पिंज करती है, उनको अधिकार नहीं देती है, तो यूटिलिटेरियनिज्म के अनुसार तो भाई साहब कॉमन पीपल का जो मत है उसी के अनुसार जाएंगे। लेकिन इन लोगों के राइट्स का क्या, इन लोगों के राइट्स को कौन केयर करेगा? तो यहाँ पर यूटिलिटेरियनिज्म आपको डिफेंड करने नहीं आएगा, यहाँ पर वुडंट होगा। ठीक है, एंड इतना ही नहीं, ये जस्टिफाई करता है एंड को इवन एट द कॉस्ट ऑफ मीन्स, यानी कि अगर आउटकम सही है, यानी कि अगर आउटकम सही है तो रास्ते चाहे गलत हो या सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आउटकम सही है तो गलत रास्ते को भी आप सेलेक्ट करके उस आउटकम को अचीव कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कहते हैं कि चोरी करना अनएथिकल है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और उस चोरी किए हुए पैसे से स्कूल ज्वाइन कर रहा है, हेल्थ ट्रीटमेंट करवा रहा है किसी गरीब की, तो उसको ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो सही ठहराएगा। जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टीलिंग इज अनएथिकल। तो ये एक क्रिटिसिज्म है कि ये एंड को जस्टिफाई कर देगा इवन एट द कॉस्ट ऑफ मीन्स। तो सिंपल अगर हम एक कहावत के अनुसार बात करें तो अंत भला तो सब भला, इस प्रिंसिपल पर
ये यूटिलिटरिज्म फोकस करता है कि भाई साहब अगर अंत भला है तो सब भला है, यानी कि मीन्स चाहे कुछ भी हो, अंत भला हुआ तो सब भला हुआ। तो ये है आपका नॉर्मेटिव एथिक्स के अंतर्गत जो यूटिलिटेरियनिज्म है और उसके जो लिमिटेशंस है दोनों को डिस्कस किया। अब आते हैं डेनोटोलॉजी पर। तो ये जो डेनोटोलॉजी टूल है ये क्या बात करती है, ये साफ साफ बात करती है कि भाई साहब कोई चीज इथिकल है या अनइथिकल है, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि रूल क्या है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई कानून है जो बोलता है कि भाई साहब होमोसेक्सुअलिटी गलत है, तो यस वो गलत है, ठीक है। तो डेनोटोलॉजी क्या बोलता है, रूल के अनुसार चलो। इट यूजेस रूल्स टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। एंड ये जो डेनोटोलॉजी का जो प्रिंसिपल है ये इमैनुअल कांट ने दिया था। एंड कांट का मानना है कि कोई भी इथिकल एक्शंस वो यूनिवर्सल मोरल लॉ के अनुसार ही होती है। अगर बोला जाएगा कि डोंट लाई तो डोंट लाई पर विश्वास रखनी चाहिए, डोंट स्टील तो डोंट स्टील भी आपका यूनिवर्सल मोरल लॉ है, डोंट चीट ये सब यूनिवर्सल मोरल लॉ, ठीक है। सो अगर हम बात करें डेनोटोलॉजी की तो बस ये क्या कहता है कि फॉलो द रूल्स एंड अपना ड्यूटी करते रहो। कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर बोला है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है ना, और आप अपनी ड्यूटी करते रहो, ठीक है। एंड कंसिक्वेंशियलिज्म में हमने देखा, कंसिक्वेंशियलिज्म हो या फिर यूटिलिटेरिज्म हो दोनों एक ही है। यहाँ पर जो एक्शंस है यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो उसके आउटकम से जज की जाती है, लेकिन डेनोटोलॉजी इसके खिलाफ है। डेनोटोलॉजी बोलता है, ये क्या मतलब हुई भाई कि आप जो है गलत रास्ते अपनाकर सही आउटकम को अचीव करना चाहते हो, यही गलत है। बिकॉज आपने जो रास्ता चला है वो रूल के खिलाफ, और जो चीज रूल के खिलाफ है वो डेनोटोलॉजी के खिलाफ है ना। तो ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के अगेंस्ट है। बिकॉज आप देख सकते हो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म एक्शन को जज करता है बाय द रिजल्ट, डेनोटोलॉजी कोई भी कॉस्ट बेनिफिट नहीं देखती सिचुएशन की, ये सीधा बोलती है अगर रूल कह रहा है कि सही है तो फिर सही है। तो यहां पर आपको सब्जेक्टिविटी और अनसर्टेनिटी नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? बिकॉज रूल्स या कोई लॉज में आप देखते हो कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा रहती है, दैट्स व्हाई ये आपको सब्जेक्टिविटी एंड अनसर्टेनिटी ये अवॉइड करती है, बिकॉज आपको सिर्फ रूल्स को फॉलो करने हैं। और एग्जाम्पल भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको रूल के अनुसार चलने चाहिए, जो रूल्स जो रेगुलेशन उनके लिए है उसका वो पालन करें विदाउट थिंकिंग कि भाई साहब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, ठीक है। तो डेनोटोलॉजिकल अप्रोच पर ही तो है, सिविल सर्विसेज को अपने रूल एंड रेगुलेशंस को पालन करने चाहिए विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। एंड इसके लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस तो यही है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ रूल्स या रेगुलेशंस को ही मानकर अपना एक्शन करेंगे तो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, क्योंकि अगर हम बात करें व्यक्ति या सोसाइटी, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट ओपिनियन से बने हुए होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है वो अनएक्सपेक्टेबल हो। एग्जाम्पल भी बताया जाता है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप को एक बात पता चली कि जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो लॉन्च होने वाली है, और अगर ये न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो गई तो वॉर छिड़ जाएगा, और आपने नेटवर्क को हैक कर लिया और उस लॉन्च को कैंसिल करवा दिया, लेकिन आपके जो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है उसमें इस प्रकार की हैकिंग को न करने की बात कही गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप रूल के अगेंस्ट गए, आप रूल के अगेंस्ट गए, क्योंकि आपके प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स में क्या है कि भाई साहब आप रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन आपने रूल के अगेंस्ट किया दूसरे की भलाई के लिए, वॉर को न होने के लिए, ठीक है। तो डेनोटोलॉजी क्या कहता है कि भाई साहब आप इस रूल को अवॉइड नहीं करो, लेकिन अगर सोचो अगर हम इस रूल को नहीं तोड़ते तो कितने लोगों की जान चली जाती। तो ये एक लिमिटेशन है कि अगर हम रिजिडली फॉलो करेंगे डेनोटोलॉजी
को, तो हो सकता है कि वो लोगों के बेनिफिट में ना हो, बहुत सारे लोग उसको अनएक्सेप्ट करें, है ना, बहुत सारे लोगों के एक्सेप्टेबल डायमेंशन में वो ना हो। तो ये कुछ लिमिटेशंस हमने देखा। अब आते हैं वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स भी सिंपल है। वर्च्यू एथिक्स कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच की बात करता है। कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच, और इस अप्रोच को दिया था, डेवलप किया गया था अरिस्टोटल एंड अदर एंशिएंट ग्रीक्स ने। ये बेसिकली सिंपल बात कहता है कि जो वर्च्यू एथिक्स है वो किसी एक्शन को सही तभी ठहराएगा अगर वो एक्शन उस व्यक्ति के द्वारा किया गया होता जो एक वर्चुअस पर्सन है सेम सर्कमस्टांसेस में। लेट्स से कि आप एक एथिकल डिलेमा फेस कर रहे हो और आप किसी व्यक्ति को आइडियल पर्सन मानते हो, लेट्स से गौतम बुद्ध को मानते हो, है ना, एक वर्चुअस पर्सन है। तो आप जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, और आपके पास एग्जाम्पल है कि गौतम बुद्ध ने भी ऐसी सिचुएशन फेस की थी और उस दौरान उन्होंने क्या किया था, तो आप अगर वो एक्शन अपनाते हो, वो एक्शन लेते हो, तो फिर वो एक्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो ये वर्च्यू एथिक्स वर्चुअस पर्सन के एक्शन के आधार पर आपको गाइड करता है कि कोई एक्शन सही है या गलत है। एंड एरिस्टोटल के अनुसार वर्च्यू हैबिट्स को अगर आप ऑनर करते हो तो जो व्यक्ति है वो राइट चॉइस कर सकता है जब भी कोई वो एथिकल चैलेंजेस फेस करता है। एंड वर्च्यू एथिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस टू बी ए वर्चुअस ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही। एंड ये आपको गाइड देता है कि कैसे आप अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हो विदाउट ए स्पेसिफिक रूल्स, सो दैट अगर कोई एथिकल डिलेमा जाए तो आप उसे रिजॉल्व कर सको। एंड ये डेफिनेशन याद रखना, वर्च्यू एंड वाइस के बीच क्या अंतर है। वर्च्यू की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है उसके अंदर ऐसा कैरेक्टर इनकलकेट किया जाए जिसमें वो सही सोच सके, सही एक्ट कर सके, लोगों का भला कर सके। ये हो गया मोरली गुड डिस्पोजिशन, यानी कि सब कुछ सही हो, सही विचार हो, सही बिहेवियर हो, सही कैरेक्टर हो, ऑनेस्टी हो, ये सब आपके वर्च्यू में आ जाते हैं। लेकिन वाइस इसके जस्ट अपोजिट है, मोरली बैड डिस्पोजिशन, जिसमें गलत सोचना, गलत फील करना, गलत एक्ट करना, ये सब वाइस में आ जाते हैं। तो वाइस पाप है, वर्च्यू पुण्य है, ऐसे याद रख सकते हो। एंड वर्च्यू जो है वो एवरीडे हैबिट नहीं है, ये कैरेक्टर ट्रेट है, ये व्यक्ति के कैरेक्टर में निहित होता है। ठीक है, और ये किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी का सेंट्रल पार्ट होता है। एंड जो वर्च्यू है, अगर कोई व्यक्ति वर्चुअस है तो वो गुड पर्सन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध, महावीरा, स्वामी विवेकानंद, ये सब वर्चुअस पर्सन थे, वर्चुअस पर्सनैलिटी थे। ऑनेस्टी, ट्रस्ट, कंपैशन, ये सब चीजें उनके अंतर्गत थी। हम वर्च्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्च्यू के बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, उससे हम डिस्कस करेंगे, है ना। और फिर आप आकलन करना कि जिस पर्सनैलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं उनके पास ये ट्रेट्स थे या नहीं। एंड वाइस की अगर बात करें, VIC, तो ये वो व्यक्ति हुए जो बैड पर्सन कहलाते हैं, जिनके पास ये जो गुड कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हमने वर्च्यू एथिक्स की बात करी। लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो लिमिटेशंस तो यही बात है भाई साहब कि ये क्लियर डिसीजन मॉडल आपको नहीं प्रोवाइड करेगा डिसीजन लेने में। कहने का मतलब सब्जेक्टिविटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने पर्सनैलिटीज के बारे में जानते हो कि अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो उन्होंने ऐसा एक्शन किया होगा, कितने के बारे में? एक दो, वो भी किसी एक दो इश्यूज को लेकर ही। तो अगर आपके पास 1000 एथिकल डायलेमाज आती है तो आप 1000 लाख किताब तो ढूंढने नहीं जाओगे, 1000 लाख पर्सनैलिटीज को तो ढूंढने नहीं जाओगे कि भाई साहब उन्होंने इस स्थिति में क्या किया होगा, तो हमें उसी अनुसार करना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं आपको, ये क्लियर डिसीजन मॉडल नहीं प्रोवाइड करती है
सो एज टू मेक द मोरल डिसीजन। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नो सिंगल एंड डेफिनेटिव आंसर। कैसे? आप किसी व्यक्ति को वर्चुअस मानते हो सकता है आप 5 व्यक्ति को वर्चुअस पर्सन मानते होगे। अब एक वर्चुअस पर्सन ने उसी इश्यू पर डिफरेंट एक्शन किया और दूसरे वर्चुअस पर्सन ने डिफरेंट एक्ट किया, तो फिर आप बताओ किसको फॉलो करोगे? तो यही हुआ कि आपको कोई सिंगल और डेफिनेटिव आंसर नहीं मिलेगा कि भाई साहब अगर मोरल डिलेमा जाए तो क्या किया जाना चाहिए। एंड साथ ही साथ ये जो थ्योरी है ये लैक करती है इन नोइंग कि कैसे हम जो टाइप ऑफ एक्शन है उसको डिटरमाइन करें जो मॉरली एक्शन है, यानी कि कैसे हम डिटरमाइन करें व्हाट टाइप ऑफ एक्शन दैट आर मॉरली एक्सेप्टेबल एंड कौन से एक्शन हमें अवॉइड करने चाहिए, ये कौन बताएगा। साथ ही साथ आखिरकार वर्च्यू क्या है? वर्च्यू तो सब्जेक्टिव टर्म है, इसके अंतर्गत बहुत सारे ट्रेट्स आ जाते हैं। तो कोई कल्चर है या कोई पीपल है, उसके लिए वर्च्यू का डेफिनेशन या वर्च्यू कैरेक्टर डिफरेंट हो सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति है उसके लिए वो डिफरेंट हो सकता है, और आप दोनों को फॉलो करते हो, तो फिर बताओ आप किसके रास्ते पर, किसके एक्शन पर चलोगे। तो वही मैं बता रहा हूं, वास्ट डिफरेंसेस है ऑन द टॉपिक कि व्हाट कंस्टिट्यूट ए वर्च्यू। हर व्यक्ति के लिए वर्च्यू सेम नहीं होती है। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटी, इनके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं एक ही इश्यू को लेकर, तो आप किसको फॉलो करेंगे? तो यहाँ पर भी आपका एक लिमिटेशन आता है कि वर्च्यू एथिक्स इसका जवाब आपको नहीं देता है। तो होप ये तो 3-4 प्रिंसिपल है, काफी इंपॉर्टेंट है एथिकल इश्यूज या फिर आपके केस स्टडी को सॉल्व करने में। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के ऊपर। डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स में क्या होगा कि जो आप एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ते हो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कर्मा किए जा फल की चिंता न कर, या फिर बहुत सारे प्रवचन आप सुनते हो जिसको आप अपने लाइफ में फॉलो करते हो, वो कहां से निकल कर आ रही हैं, उसका स्रोत क्या है। कोई ह्यूमन एक्शन को गुड या बैड हम एथिकल या अनएथिकल ठहराते हैं, किस आधार पर ठहराते हैं? इस आधार पर ठहराते हैं कि हम रिलीजन की तरफ जाते हैं कि रिलीजन में क्या बातें कही गई है। अगर रिलीजन में वो बातें सही कही होंगी तो वो एक्शन सही होगा, अगर कल्चर में वो बातें सही कही होंगी तो वो सही होगा, अगर सोसाइटी में वो बातें गलत हो रही होंगी तो वो गलत होगा। तो ये है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स कि जो भी हम एथिकल वैल्यूज इनकलकेट करते हैं वो सब कहां से निकल कर आती है? रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी, लॉ, फैमिली एंड टीचर्स भी हम एथिकल वैल्यूज इनकलकेट करवाते हैं। इन कंसाइंस हो गया आपका, कंसाइंस यानी कि आपकी अंतरात्मा की आवाज की आप क्या सोचते हो, आपका जो अंतरात्मा है वो क्या सोचता है। रोल मॉडल्स, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जुडिशरी, तो ये सब बातें तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो रिलीजन से कैसे हम एथिकल वैल्यूज सीखते हैं? पहली बात तो यही कि कोई भी रिलीजन है इस विश्व में वो एथिकल लिविंग, एथिकल लाइफ को प्रमोट करता है, और सब रिलीजन के अपने अपने एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स है कि भाई साहब आपको ये फॉलो करने चाहिए। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म लॉ ऑफ कर्म है कि आप जो है अपने जीवन में कर्म की प्रधानता पर फोकस करो। साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी में आपका गोल्डन रूल है ना, इस्लाम में चैरिटी एंड इक्वलिटी है। तो हर धर्म के अपने अपने एथिकल प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड्स है। एंड अब लोग इसे क्यों फॉलो करते हैं? लोग इसे इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये पूरा विश्वास बना हुआ है कि ये जो बातें हैं, जो भी रिलीजन में बातें कही गई हैं वो गॉड ने कही हैं, तो गॉड जो कहेगा वो तो सही ही कहेगा ना। तो इस प्रिंसिपल पर आधारित है आपका जो भी एथिकल वैल्यूज हम रिलीजन से सीखते हैं और उस पर हम एक्ट करते हैं, उस पर हम बिलीव करते हैं। लेकिन आपको ही पता होना चाहिए कि ये जो एथिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन या रिलीजन के जो बातें हैं उन पर ही एकमात्र सीमित नहीं है, ना ही हर रिलीजन में। तो वही मैंने आपको कहा कि एथिक्स जो है वो एकमात्र रिलीजन से नहीं डिराइव की जा सकती और वो हर रिलीजन में
सेम नहीं हो सकती। एक रिलीजन में दूसरा एथिकल प्रिंसिपल वैलिडेट है तो दूसरे रिलीजन में दूसरा एथिकल प्रिंसिपल वैलिडेट हो सकता है। साथ ही साथ व्हाट, ये जो एथिस्ट पर्सन है, जो रिलीजन, भगवान, गॉड इन सब पर विश्वास नहीं करते, वो भी तो एथिकल हो सकते हैं। तो वही मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया कि एथिक्स कैन नॉट बी कन्फाइंड टू रिलीजन, बिकॉज कोई एथिस्ट है तो वो भी एथिकल हो सकता है, वो भी सोच सकता है कि हाँ समाज में बराबर का अधिकार होना चाहिए, इक्वलिटी का अधिकार होना चाहिए, है ना, कोई ऊंच नीच भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। तो एन एथिस्ट पर्सन कैन आल्सो बी एथिकल। एंड ऑल्सो एथिक्स, मैंने आपको बताया रिलीजन टू रिलीजन डिफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी रिलीजन, किसी कल्चर, किसी ट्रेडिशन में डोरी या फिर पर्दा सिस्टम उसको एक प्रकार से एथिकल मान सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे रिलीजन में आपका वो अनएथिकल हो सकता है। अलोंग विथ व्हाट, विद इन द सेम रिलीजन बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव पीपल है वो उसको अनएथिकल ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक समय सती प्रथा वो बहुत सारे लोगों के द्वारा सही माना जाता था, लेकिन बाद में इसको खत्म किया गया। तो ये सब एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। दूसरा जो स्रोत है एथिक्स का वो है कल्चर। जिस कल्चर में हम रहते हैं उनके संस्कार, है ना, उनके आइडियाज, उनके कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, और हम लोग जो भी एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, कहीं ना कहीं कल्चर का इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, तो जो कल्चर है अलोंग विथ एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट, वो सब एथिकल प्रिंसिपल किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस करता है। एंड कल्चर आपको बताता है कि भाई साहब करेक्ट या फिर मोरल बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक कल्चर, एक परंपरा है कि जो एल्डर्स है उसका केयर और रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये आपको भारतीय कल्चर सिखाता है एंड आप उस अनुसार एक्ट भी करते हो। तो यस, कल्चर से भी आपका एथिकल वैल्यूज डिराइव होता है। नेक्स्ट इज योर सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में अधिकांशतर पीपल सोसाइटियल स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो सोसाइटी में उस स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट कर रहा है वो स्टैंडर्ड्स एथिकल ही हो। हालांकि मोस्टली एथिकल होते हैं, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि हर समय एथिकल हो, बिकॉज एथिक्स इज नॉट डूइंग वॉट एवर सोसाइटी एक्सेप्ट। हर चीज जो सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगा कोई जरूरी नहीं कि वो एथिकल हो। एक समय सोसाइटी सती प्रथा भी एक्सेप्ट करता था, लेकिन क्या वो एथिकल था? एक समय वुमेन को इंफीरियर देखा जाता था, तो क्या वो एथिकल था? नहीं था। इसीलिए एथिक्स इज नॉट डूइंग वॉट एवर सोसाइटी एक्सेप्ट। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर जो सोसाइटी का है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर जो इंडिविजुअल का है, वो डिफर कर सकता है ऑन द मैटर ऑफ एथिक्स। ठीक है, एंड इंटायर सोसाइटी एथिकली करप्ट भी हो सकती है। जैसे नाजी जर्मनी का एग्जांपल दिया जाता है कि जो नाजी जर्मनी जिसमें हिटलर आपका शासक था, और उन्होंने बेसिकली डाइवर्सिटी को सहन करने की क्षमता उनमें नहीं थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की नुकसान हुई। ह्यूमैनिटी क्राइसिस आ गई थी एक समय अगर बात करें तो ये बातें निकल कर आ रही हैं। अब बात करते हैं लॉ, जो कानून है, वहां से भी एथिकल वैल्यूज निकाली जाती हैं, सीखी जाती है। वैसे तो लॉज जनरली एथिकल स्टैंडर्ड्स पर आधारित होती हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो लॉज हैं वो भी डिविएट कर सकते हैं व्हाट इज एथिकल। इसीलिए कोई भी लॉ हमेशा वो एथिकल ही होगा ये भी सत्य नहीं है। एग्जाम्पल भी है यहाँ पर कि देख सकते हो, नॉर्थ कोरिया में कानून है कि अगर कोई ऑफिशियल मीटिंग के दौरान, जहां पर किम जोन है जो कि वहां के रूलर हैं, सो जाता है जब किम जोन स्पीक कर रहा होता है, तो उस ऑफिशियल को कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये कितनी बड़ी अनएथिकल इश्यू है। हालांकि है ये लॉ, लेकिन अनएथिकल है। उसी प्रकार से भारतीय आजादी मूवमेंट की बात करें
तो जो रॉलेट एक्ट था तो ये लॉ जो ब्रिटिशर्स ने लेकर आई थी, लेकिन क्या ये एथिकल थी? नहीं, बिकॉज इसके अंतर्गत न वकील, न दलील, न अपील, किसी को भी पकड़कर किसी को भी पनिशमेंट दिया जा सकता था। तो वही यहां से निकल कर आ रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि जो लॉ है वो हमेशा एथिकल ही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लॉ नहीं है वो भी एथिकल हो सकता है। ठीक है। एंड फैमिली एंड टीचर से भी हम लोग सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा होता है तो एक प्रकार से उसका माइंड में कोई दुविधा नहीं, वो क्लीन स्टेट में होता है, कुछ भी सीख सकता है, और उसमें वैल्यूज कैरेक्टर इनकलकेट करने के पीछे फैमिली और टीचर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, उनके बिहेवियर्स को शेप करना, वैल्यूज इनकलकेट करना, फैमिली और टीचर्स का बड़ा योगदान होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी बातें भी तो होती है कि जो चिल्ड्रन है वो डेविएट कर सकते हैं फ्रॉम द फैमिली टीचिंग्स, जो भी टीचिंग। ये तो हमेशा से होता आ रहा है कि हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं लेकिन उस सीख पर अमल नहीं कर पाते, एक्ट नहीं कर पाते। हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन हम लोग अपने आप से कभी कभी ऑनेस्ट नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी हैं। तो नेक्स्ट इज योर कंसाइंस। कंसाइंस भी आपको एथिकल सोर्सेस प्रोवाइड करता है। कंसाइंस का मतलब आपके अंतरात्मा की आवाज, कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आपके अंदर से आवाज आ रहा है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत है, इसलिए आप ये एक्ट मत करो। तो आप सतर्क हो जाते हो, आप सीखते हो, और उसके बाद आप उन प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में इनकलकेट करते हो। तो कंसाइंस यानी कि अंतरात्मा इज ए पर्सन्स मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वो अपने मोरालिटी के आधार पर जज करता है क्या चीज गलत है या गलत नहीं है। एंड एक प्रकार से ये लैंप की तरह एक्ट करता है, गाइड की तरह एक्ट करता है, जो किसी व्यक्ति के बिहेवियर को चलाता है। एंड ये जो प्रोडक्ट है कंसाइंस का, ये मॉरल इंट्यूशंस है। मॉरल इंट्यूशंस यानी कि एक प्रकार से फीलिंग, जब आप कोई एक्ट करते हो तो सही होता है तो अच्छी फीलिंग आती है, और जब वो गलत होता है तो खराब फीलिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी ने विद्रोह कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, बिना किसी से, बिना मेजोरिटी सबसे डिस्कशन किए हुए, बिकॉज वायलेंस हो गया था। वायलेंस हुआ तो इनके अंतरात्मा से आवाज आई कि भाई साहब ये तो हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ है ना, नुकसान करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, हिंसा करना ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन वायलेंस हो गई, इसलिए इसको विद्रोह कर लिया गया। रोल मॉडल से भी आप सीख सकते हो। रोल मॉडल के नाम पर आप समझ सकते हो, ये आपके एथिकल वैल्यूज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। किसी को भी आप रोल मॉडल मानते होंगे तो आप चाहते हो कि हम उनके जैसा बनना चाहते। एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, बहुत सारे लोग उनके प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना चाहते, कितने वो ऑनेस्ट थे, इंटीग्रेट, कंपोजिशनेट बिहेवियर, वो सब को अपने अंदर इनकलकेट करना चाहते। तो यस, रोल मॉडल्स भी इन्फ्लुएंस कर सकता है एथिकल वैल्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल एक और ले लो, लाल बहादुर शास्त्री की सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपोजिशनेट बिहेवियर, ये सब फॉलोअर्स को अपील करता है कि भाई साहब आप भी इसको इनकलकेट करो अपने अंदर। उस हिसाब से नेक्स्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको एथिकल वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देश का संविधान। व्यक्ति को कौन से अधिकार है, क्या उनको नहीं करनी चाहिए, व्हाट आर नॉट अलाउड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब गाइड करता है। उस हिसाब से आप भी एक्ट करते हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप अनटचेबिलिटी नहीं करो, तो क्या आप अनटचेबिलिटी करने जाओगे? नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये भी आपके एथिकल प्रिंसिपल्स को गाइड करता है ना। हमारे संविधान में फेयरनेस, जस्टिस, इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ये सब कुछ एथिकल वैल्यूज है कि नहीं है? और आप उसे अडॉप्ट करते हो कि नहीं है? आप जस्टिस इंश्योर करना चाहते हो कि नहीं? बिल्कुल। इक्वलिटी लाना चाहते हो कि नहीं? बिल्कुल। तो यहां से भी आपके एथिकल प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज योर जुडिशियरी। तो जुडिशियरी भी आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स टाइम टू टाइम ले डाउन करते रहती है। एंड जुडिशियरी की तरफ से जो फैसले आते हैं उनको मानना होता है ना, और उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, सबरीमाला टेम्पल केस आया था,
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट टू इक्वलिटी को अपहोल्ड किया एंड उन्होंने महिलाओं को अलाउ किया कि वो भी पुरुषों की तरह टेंपल में इंटर कर सकती है, वर्शिप कर सकती है ड्यूटी को, मतलब डेटी को। तो एक प्रकार से ये एथिकल प्रिंसिपल निकल कर आया, उसको जो व्यक्ति है, महिलाएं हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया। तो कहने का मतलब ये है, आप एक बात देख रहे होंगे कि ये जो एथिकल वैल्यूज इनकलकेट हो रही है ज्यादातर ये आउटसाइड से ही है ना। मॉरलिटी आपका इनसाइड से आता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चाहे वो आप लॉ से कुछ एथिकल वैल्यू सीख रहे हो, कल्चर से सीख रहे हो, सोसाइटी से सीख रहे हो, रिलीजन से सीख रहे हो, ठीक है, फैमिली एंड टीचर से सीख रहे हो, रोल मॉडल से सीख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन से सीख रहे हो, जुडिशियरी से सीख रहे हो, ये सब आप बाहर से सीख रहे हो। अंदर से जो आप सीख रहे हो वो है आपका पर्सनल कंसाइंस। तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि एथिक्स के क्या चैलेंजेस है। एथिक्स के चैलेंजेस मतलब ये कि एथिक्स भी एथिकल डिलेमा फेस करता है। कहीं कहीं पर एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स नहीं अप्लाई होती है, या फिर अप्लाई की जाती है तो क्या चैलेंजेस आती हैं, उन सब को भी देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि सिचुएशन एथिक्स। सिचुएशन एथिक्स का मतलब ये हुआ कि लेट से आप एक एथिकल व्यक्ति हो, हम समझ गए, बहुत एथिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, अडॉप्ट किया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आता है जो काफी ज्यादा अनएथिकल है या फिर एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है और आपसे र्यूडली बिहेव करता है, या फिर यूं कह सकते हो दूसरे को परेशान करता है, तो फिर आपने जो एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ी हैं वहां पर हो सकता है आप ही की एथिकल प्रिंसिपल डगमगा जाए। ये हुआ सिचुएशन एथिक्स। इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हो कि एक कंपनी है, कंपनी में एक आइडियल व्यक्ति है जो ऑनेस्टी को निभाता है, सब कुछ पूरी शिद्दत और ईमानदारी से कार्य करता है, लेकिन उनके जो अदर ऑफिसर्स है कोऑपरेटिव नहीं है, तो हो सकता है उनकी एथिकल प्रिंसिपल्स भी डगमगा जाए। तो ये हुआ आपका सिचुएशन एथिक्स, ठीक है। इट इज ए काइंड ऑफ अप्रोच टू मोरालिटी व्हेन वी माइट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट who tends to reject the very idea of human nature or any other orations, है ना। नेक्स्ट इज योर मोरल रिलेटिविज्म एंड मोरल ऑब्जेक्टिविज्म। मोरल रिलेटिविज्म एंड मोरल ऑब्जेक्टिविज्म को हम अलग से समझते हैं। मोरल रिलेटिविस्ट वो व्यक्ति होंगे जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स को डिनाई करेंगे। वो कहेंगे कि भाई साहब कोई यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल नहीं होता है। अब भाई साहब अब जो मानेगा ही नहीं कि भाई साहब सत्य कोई मोरल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, या फिर यूं कह सकते हो ऑनेस्टी यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल है, तो फिर इनके अंदर आप कैसे एथिक्स को इनकलकेट कर दोगे जब मानता ही नहीं है। और उधर दूसरी तरफ मोरल ऑब्जेक्टिविज्म वाला व्यक्ति, मोरल ऑब्जेक्टिविज्म वाला व्यक्ति ये हमेशा सर्टेन मोरल ट्रुथ्स पर ही फोकस्ड रहेगा। कहने का मतलब लेट्स से कि सच्चाई यानी कि हमेशा सत्य बोलो। और एक व्यक्ति है जो मोरल ऑब्जेक्टिविज्म वाले प्रिंसिपल को अडॉप्ट किए हुए, तो इसका मतलब ये होगा कि स्थितियां चाहे कैसी भी हो वो इस स्थितियों पर फोकस नहीं करेगा, ये हमेशा इस बात पर फोकस करेगा कि हमेशा सत्य बोलना है। लेकिन यहां पर एथिकल डिलेमा आ जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर झूठ बोलने से 4 मासूम की जान बच जाती, वो मासूम था उसको फंसाया गया, और अगर हम झूठ बोल देते तो उस मासूम की जान बच जाती और जो एब्सोल्यूट गुनहगार है वो फंस जाता। लेकिन हमने मोरल ऑब्जेक्टिविटी वाले प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया और हमने हमेशा सत्य बोला, तो इसके कारण क्या हुआ? नुकसान हो गई।
है ना, जो मासूम है उसकी जान चली गई या उसको सजा हो गई और जो गुनहगार है वो फ्री मूव कर रहा है। तो ये कभी कभी डिलेमा आ जाती है। ठीक है, तो मोरल रिलेटिविज्म और मोरल ऑब्जेक्टिविज्म, हमेशा मोरली ऑब्जेक्टिव होना, एकदम सत्य, एकदम यूं कह सकते हो कि एकदम हिलना नहीं डुलना नहीं, ये भी कहीं कहीं इश्यू रेज कर देती है। ठीक है, तो ये जो मोरल ऑब्जेक्टिविटी वाले पीपल होंगे ये हमेशा सर्टेन मोरल ट्रुथ को एट एवरी कॉस्ट सत्य मानेंगे एंड सर्टेन मोरल फॉल्स को हमेशा फॉल्स मानेंगे, गलत मानेंगे। नेक्स्ट इज योर मोरल सब्जेक्टिविज्म। मोरल सब्जेक्टिविज्म की अगर बात करें, सब्जेक्टिविटी मतलब समझते हो, सब्जेक्टिविटी मतलब जिनके मोर देन वन इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो मोरल सब्जेक्टिविज्म का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन है, आपको पता है कि जो व्यक्ति होते हैं, अगर एक व्यक्ति के लिए कोई एक्शन सही लग रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वही एक्शन दूसरे व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए सही लग रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्शन सही है या गलत वो पर्सनल ओपिनियन पर आधारित है। तो कोई तरीका नहीं है जिसके आधार पर हम इवेलुएट करेंगे किसी भी मोरल क्वेश्चंस को विच इज हेल्ड बाय द पीपल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक मोरल डिलेमा में, इथिकल डिलेमा में फंसा पड़ा हूं, तो फिर मैं किसके तरफ जाऊं? उस व्यक्ति के तरफ जाऊं जो दूसरा ओपिनियन रख रहा है, या फिर उस व्यक्ति की तरफ जाऊं जो दूसरा ओपिनियन रख रहा है सेम इश्यू पर। तो ये मॉरल सब्जेक्टिविज्म हो गया और दोनों व्यक्ति को हम आइडियल मानते हैं। तो ये हो गया आपका मॉरल सब्जेक्टिविज्म, बिकॉज जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सबका यूनिक होता है। एक व्यक्ति के लिए जो सही होगा वो दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है सही ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कल्चरल एंड इथिकल सब्जेक्टिविज्म। कल्चरल एंड इथिकल सब्जेक्टिविज्म का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि एक कल्चर में पॉलीगेमी एक राइट और मोरालिटी के रूप में देखा जाता है, दूसरे कल्चर में वही उसे कंडेम किया जाता है। एंड कभी कभी विद इन द सेम कंट्री और कल्चर स्प्लिट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इंडियंस डिसअप्रूव करते हैं, रीमैरिज ऑफ विडो को नहीं पसंद करते हैं, कुछ को कोई समस्या नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कल्चर एंड एथिकल सब्जेक्टिविज्म का इश्यू आता है कि सेम कल्चर में हो सकता है डिफरेंट विचारधारा किसी पार्टिकुलर इश्यू को लेकर हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर साइकोलॉजिकल इगोइज्म। साइकोलॉजिकल इगोइज्म बेसिकली बायसनेस प्रमोट करता है, और जहां पर बायसनेस होगी वहां पर जो एथिक्स है वो एथिकल प्रिंसिपल सही अप्लाई नहीं हो सकेंगी। साइकोलॉजिकल इगोइज्म बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो ये कहता है कि जो मैन है वो हमेशा अपने ही सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अब भाई साहब, अगर जो व्यक्ति या महिला साइकोलॉजिकल इगोइज्म पर फोकस करेगा वो मैन के प्रति ट्रस्ट नहीं स्टैब्लिश कर सकेगा, और अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो स्टैब्लिश प्रेजुडिसेस के कारण वो मैन को न्यूट्रल नेचर के तरीके से नहीं देख सकेंगी, तो उनको अच्छा जस्टिस नहीं दे सकेंगी, है ना। तो ये बात हो जाती है। नेक्स्ट इज योर इथिकल इगोइज्म। एथिकल इगोइज्म क्या कहता है? एथिकल इगोइज्म कहता है कि जो व्यक्ति है उनको इस अनुसार एक्ट करना चाहिए जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करे। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ हीरोनिज्म पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ हीरोनिज्म क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ हीरोनिज्म कहता है कि भाई साहब वैसे काम करो जो आपके हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर दे और दूसरे के हैप्पीनेस को मिनिमाइज कर दे। ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम बात करें एथिकल इगोइज्म का, तो आप समझ सकते हो कि लेट्स से कि एक कंपनी है, इंडस्ट्री है, जो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर में थ्रो करना चाहती है। तो ये जो इंडस्ट्री है या फिर ये जो कंपनी है ये तो अपने इंटरेस्ट में एक्ट कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं
जो इन रिवर से पानी लेते हैं, इरिगेशन के लिए काम करते हैं, तो ये रिवर पॉल्यूट हो रहा है, तो ये आवाज उठाएंगे। क्यों आवाज उठाएंगे? क्योंकि ये इनके सेल्फ इंटरेस्ट में है कि अगर ये आवाज नहीं उठाते हैं तो बाद में ये रिवर या लेक पॉल्यूट हो जाएगा और अल्टीमेटली उनकी लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इम्पार्शियलिटी पर फोकस नहीं करता है। दोनों व्यक्ति के, दोनों स्टेक होल्डर के डिफरेंट स्टेक है एंड देयर बाय कोई एक यूनिक सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता है। तो ये मैंने बताया आपको एक इथिकल इगोइज्म का एग्जांपल। नेक्स्ट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरमिनिज्म। डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरमिनिज्म क्या कहता है भाई साहब? तो डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरमिनिज्म ये कहता है कि भाई साहब जो भी डिसीजन या एक्शन कोई ह्यूमन बीइंग ले रहा है, एक्चुअली वो डिसीजन या एक्शन उसके कंट्रोल में है ही नहीं, वो एक्सटर्नल फोर्सेस उससे करवा रही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर वाला करवा रहा है, जो भी हम एक्ट कर रहे हैं, जो भी दिशा हमें वो दे रहा है, सब ऊपर वाला दे रहा है। तो वो डिटरमिनिज्म है, जहां पर हम नेचर या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस को सुप्रीम मानते हैं और कहते हैं कि भाई साहब कोई फ्री विल नहीं है ह्यूमंस का। ठीक है, That's why human beings cannot make conscious या फिर deliberate moral choices because all are taken or controlled by the ऊपर वाला। कहने का मतलब ये है एक्सटर्नल फोर्सेस एंड दैट्स वाई कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो व्यक्ति पर हम ब्लेम नहीं कर सकते, वो उस एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेस उसे करवा रही है। इसलिए इसके तहत क्या होगा, अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरमिनिज्म को फॉलो करेगा तो इसके तहत मैन को मॉरली रिस्पॉन्सिबल उनके एक्शन के लिए नहीं ठहरा सकते। तो ये कुछ चैलेंजेस हमने डील किए एथिक्स को लेकर। सिचुएशनल एथिक्स आ जाती है, मोरल रिलेटिविज्म, मोरल ऑब्जेक्टिविज्म, मोरल सब्जेक्टिविज्म, कल्चरल एंड एथिकल सब्जेक्टिविज्म, साइकोलॉजिकल इगोइज्म, एथिकल इगोइज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरमिनिज्म, ये सब कुछ एथिकल चैलेंजेस आ जाती है, चैलेंजेस टू द एथिक्स। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम एथिक्स या एथिकल वैल्यूज का जो इम्प्लीमेंटेशन है प्राइवेट पब्लिक रिलेशनशिप में देखेंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।